हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जो दोस्तों सन 1799 में हुई थी, 1799 में। शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी 3 वॉर्स हम देख चुके हैं। थर्ड वॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट करा रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम की स्पेलिंग भी चेक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। यही एग्जाम्स में ज्यादातर आती है। फोर्थ जो है ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड में क्लियर हो गया था कि टीपू will not be able to rule India, or टीपू will not even will not be able to rule even साउथ इंडिया या डेक्कन रीजन, है ना दोस्तों। मैसूर का डेक्कन बाकी सब रीजन भी रूल नहीं कर सकते, क्लियर हो गया था। देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ। तो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, सबसे पहले वही देख लेते हैं। सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द फोर्थ मैसूर वॉर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो देखो, टीपू सुल्तान तो देखो, जो कैरेक्टर था उनका, जो पर्सनैलिटी थी, वो वॉर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। वो कहते थे बेटर है कि एक दिन शेर की तरह जियो rather देन कोई जिंदगी एक शीप की तरह जियो। ठीक है, ऐसा उनका एक डायलॉग है, बहुत पॉपुलर है। आप लिख भी सकते हो वो डायलॉग, अब कभी एसेस वगैरह लिखते हो तो वही पॉइंट है। तो टीपू तो बिल्कुल खुश ही नहीं थे कि ये क्या कर लिया। ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी, ठीक है। खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, और टर्म्स भी काफी ज्यादा नेगेटिव थी उनके फेवर में, कि अपना सन्स भी उनको देने पड़े, बेटे मतलब सन, है ना। और काफी टेरिटरी भी देनी पड़ गई थी, पैसे भी काफी देने पड़े थे। ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी एंड द टर्म्स इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश। ही आल्सो एम्ड एट मेकिंग मैसूर अ स्ट्रांग स्टेट। उनको क्लैरिटी बिल्कुल थी कि यार ऐसे नहीं टिकने वाला मैं। हाँ, निजाम ने एक्सेप्ट कर लिया सब्सिडियरी अलायंस, बट मैं एक्सेप्ट कभी नहीं करने वाला सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मतलब पूरी आपकी फ्रीडम गई, फिर तो आप कुछ हो ही नहीं, आप रूलर ही नहीं हो। टीपू वर्क कंटिन्यूसली टू सिक्योर हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। टीपू यहाँ पे शरारत करने लग गए, ठीक है। शरारत किस सेंस में, थोड़ी सी डिप्लोमेसी, शरारत। शरारत आप कहोगे कि चालाकी निकालने लगे, है ना। यहाँ पे टीपू का विजन बिल्कुल क्लियर था। टीपू की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो फॉरवर्ड लुकिंग थी। वो रह रहे थे 1799 में, बट उनकी जो सोच थी वो 21st सेंचुरी वाली आप सोच कह सकते हो दोस्तों। ऐसी ऐसी सोच, 21st सेंचुरी की सोच लेके चल रहे थे कि मेरे को अगर ब्रिटिश को हराना है तो मेरे को कांटेक्ट करने पड़ेंगे उनकी एनिमी से, स्ट्रॉन्ग स्टेट से, सच एज। तो ही टुक एफर्ट्स टू सीक दी हेल्प ऑफ फ्रांस, अरेबिया, काबुल, टर्की। सबसे स्ट्रेटेजी इन्होंने लगाई कि फ्रांस, हाँ, फ्रांस और ब्रिटेन की काफी ज्यादा फाइट हो रही थी इस टाइम में। नेपोलियन उठ के आ रहे थे, तो चलो फ्रांस से कांटेक्ट करता हूँ। अरेबिया, काबुल, वहां पे इन्होंने थोड़ा सा अपना वो कार्ड खेला, कि मुस्लिम कार्ड, है ना, कि लेट्स सुन्नी सुन्नी कनेक्ट, उस वो कार्ड खेलने की कोशिश करी। टर्की जो उस टाइम में ऑटोमन एम्पायर था दोस्तों, बेटर नाम जो है ना, ऑटोमॉन वर्ड लिख के आना। टर्की वर्ड कोई सही नहीं है ना, ये टेक्निकली इनकरेक्ट वर्ड है अकॉर्डिंग टू मी। ऑटोमॉन एम्पायर, है ना। वर्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे ऑटोमन एम्पायर जो ब्रेक होगा 20वीं सदी में, तब जाके टर्की बनेगा। टर्की वर्ड मत लिख के आया करिए। तो इनसे दोस्तों डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट करने की कोशिश करी टीपू सुल्तान ने। ही करेस्पॉन्डेड विद द रेवोल्यूशनरी फ्रेंच गवर्नमेंट इन जुलाई 1798। दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था इस टाइम में, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उस टाइम में काफी बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा था। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही यहीं से आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब सब समान है, और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा है, सब भाई है ना। इसकी लहर चल रही थी। यही लहर को यही लहर सिर्फ फ्रांस में लिमिटेड नहीं थी, फ्रांस में लिमिटेड नहीं, पूरे दुनिया में चल रही थी ये लहर। ठीक है, साइमन बॉलीवर इसको साउथ अमेरिका में चला रहे थे, तो इवन इंडिया में भी इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ज्यादा नहीं, इंडिया में तो पढ़े लिखे और एनलाइटनमेंट ज्यादा नहीं था, तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं। लेकिन टीपू सुल्तान बड़े स्मार्ट थे, तो वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, उनसे थोड़े कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने शेरिंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब स्टार्ट करा, एंड एंड फ्लैग ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक वाज होस्टेड। ठीक है, तो दिखाया गया कि मेरे फ्रेंच काफी अच्छे दोस्त हैं। जैकोबियन क्लब फॉरवर्ड लुकिंग फ्रेंच लोगों का क्लब था, जो आज़ादी की बातें करते थे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया आज़ादी, बड़े बड़े आइडियाज की बात करते थे। ये हम जैकोबियन क्लब जो है अच्छे से देखेंगे जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप ये ऐसा क्लब कह सकते हो जिसमें एक इनोवेटिव आइडियाज, फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज डिस्कस करते थे, वो था जैकोबियन क्लब। साथ साथ इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लान करा था, राइट। लेटर व्हेन नेपोलियन केम टू पावर, टीपू रिसीव्ड अ फ्रेंडली लेटर फ्रॉम नेपोलियन। उस टाइम में वो इजिप्ट में लड़ाई कर रहे थे नेपोलियन, तो फ्रेंडली लेटर भी मिला था। इसको देख के अंग्रेजों की हवा निकल गई, क्योंकि देखो नेपोलियन बहुत ही डेंजरस आदमी थे अंग्रेजों के लिए, है ना। बहुत ही डेंजरस, बहुत ही स्मार्ट आदमी, पूरी कैपेबिलिटी रखते थे। वन ऑफ दोस्त फॉक्स जो आपको दिखेंगे,
ऐसी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया पे राज करने का। ये हो गए अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गए, कुछ कुछ रूलर्स हैं, जैसे चंगेज खान हो गए, है ना, अकबर हो गए, अशोका हो गए, कुछ कुछ ऐसे रूलर्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी थी पूरी दुनिया में रूल करने की। उनमें से एक आते हैं नेपोलियन। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में नेपोलियन नहीं, और आपको जो दूसरे नाम दिखेंगे वो हिटलर दिखेंगे, जो पूरी दुनिया में रूल कर सकते हैं, वरना ज्यादा आपको नाम दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल थी नेपोलियन की, तो अंग्रेज बिल्कुल डर गए। इट वॉज एट दिस जंक्चर दैट वेलेस्ले रीच्ड कलकत्ता विद अ माइंड ऑलरेडी फिल्ड विद द फियर ऑफ नेपोलियन। तो इसी टाइम में लॉर्ड वेलेस्ले कहाँ पे आए? इंडिया में आए, गवर्नर जनरल बन के। उन्होंने बोला भाई मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ। देयर फॉर ही प्रिपेयर फॉर अ वार अगेंस्ट मैसूर। जब वो लैंड करे इंडिया, उनका बिल्कुल क्लैरिटी थी। लैंड देखो, उस टाइम में तो प्लेन वगैरह नहीं, शिप से आते थे, लेकिन स्टिल मैं ऐसे कह रहा हूँ, लैंड करे मतलब जैसे इंडिया में वो आए, उनकी क्लैरिटी थी कि मेरे को टीपू को भगाना पड़ेगा, वरना वो शरारत करेगा, परेशान करेगा। अंग्रेजों की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी कि प्रॉब्लम को बढ़ने ही मत दो, पहले ही साफ कर लो, है ना। ये चीज दोस्तों आपको भी याद रखनी होगी कि एग्जाम आने से पहले कुछ नहीं होगा। एग्जाम जब आ रहे हैं, पहले से ही स्ट्रेटेजी प्रिपेयर रखो। As a part of his strategy, Wellesley tried to revive ट्रिपल अलायंस ऑफ 1790 विद द मराठास। मराठास को याद दिलाया वेलेस्ले ने कि हमने एक अलायंस करा था साथ, है ना, कि हम टीपू के अगेंस्ट लड़ेंगे। दो हिज प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मराठास, दे प्रॉमिस टू रिमेन न्यूट्रल। मराठास ने बोला ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम आपके साथ वॉर में टीपू के अगेंस्ट नहीं आएंगे, लेकिन हम न्यूट्रल रहेंगे। However, a subsidiary alliance with the Nizam was concluded by British, and as a subsequence, फ्रेंच फोर्स एट हैदराबाद वाज डिसबैंडेड। निजाम के साथ हमने देख रखा है 1798 में सब्सिडरी अलायंस अंग्रेजों ने करा था, और सारे के सारे जो फ्रेंच सोल्जर्स थे वो वहां से भाग गए थे। तो यहाँ पे चीजें क्लियर करी वेलेस्ले ने, चीजें क्लियर करते भी जाएंगे। स्ट्रेटेजी से देखो कैसे वॉर जीत रहे हैं। निजाम के एरिया में फ्रेंच को भगाया, मराठास को न्यूट्रल बनाया, है ना। Wellesley tried set to persuade Tipu to accept a pact of subsidiary alliance and wrote letters requesting the Tipu to dismiss the French, to receive an English envoy, and to make terms with the company and its ally। तो देखिए एक चीज आपको और बता दो, अंग्रेजों की जो स्ट्रेटेजी हमेशा क्लियर रहेगी, वो वॉर अवॉइड करते हैं एट ऑल कॉस्ट। हर कोई अवॉइड करता है, हर कोई स्मार्ट आदमी। हाँ, आजकल लोग जो ट्विटर फेसबुक पे लिखते रहते हैं वॉर करो ये करो वो सब बेवकूफ मूर्ख हैं। समझदार इंसान हमेशा वॉर को अवॉइड करेगा, भले ही कोई भी हो गया। आप पूरी हिस्ट्री चेक करते जाओ, पूरा हिस्ट्री फिर से पढ़ लो, भले ही आप, कोई भी नहीं चाहेगा वॉर हो। पहले वो ट्राई करेगा वो कि मामला पहले से ही सेटल हो जाए, सरेंडर कर दे सामने वाला। तो उन्होंने बोला टीपू को भाई तू सब्सिडरी अलायंस सेटअप कर दे, फ्रेंच को भगा दे, है ना, और हमारी टर्म्स को मान लो। टीपू ने इस बात को हवा भी नहीं दी। टीपू पेड सेंट अटेंशन टू वेलेस्ले लेटर, एंड दस द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड। लेटर्स का जवाब ही नहीं दिया टीपू ने। वॉर जो थी दोस्तों वो शॉर्ट और डिसीजिव थी। कुछ कोई मौका ही नहीं था टीपू के पास इस बार कुछ करने का। हमने जैसे देखा था फर्स्ट एंड सेकंड वॉर में तो अंग्रेजों की हवा निकाल दी थी टीपू और हैदर अली ने। थर्ड वॉर में हमने देखा था कि टीपू ने फाइट अच्छी दी थी, लेकिन निजाम, मराठास, ब्रिटिशर्स सब साथ थे तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे। फोर्थ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फोर्थ में पहले से क्लियर था कि टीपू का हारना पक्का है ना। As planned, Bombay Army under General Stuart invaded Mysore from the west। बॉम्बे से एक भेजी फोर्स, बंगाल से एक फोर्स भेजी, और साफ कर दिया। जनरल स्टुअर्ट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। मद्रास आर्मी विच वॉज लेड बाय द गवर्नर जनरल ब्रदर, एक नाम बार बार आता है, आर्थर वेलेस्ली। गवर्नर जनरल जो है इनके ब्रदर है। देखो इनका नाम आर्थर वेलेस्ली किसका है? ये कमांडर है, आर्थर वेलेस्ली। गवर्नर जनरल का नाम क्या है ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर किसी को याद है वो नाम तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही आप अच्छी अटेंशन पे कर रहे हो अगर वो आपको नाम याद है। लेकिन आर्थर वेलेस्ले एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था 2018 के प्रीलिम्स में, सब लोग कंफ्यूज हो गए थे। आर्थर वेलेस्ले और आर्थर वेलेस्ले गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल के भाई है। फोर्स्ड टीपू टू रिट्रीट टू हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टिनम। तो इनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टिनम थी। तो टीपू घायल हो गए, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, है ना, जब तक उनकी कैपिटल कैप्चर नहीं हो गई और वो उनको गोली मार दी गई। फाइनली मर गए, टीपू की डेथ हो गई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक ऐसे बढ़िया रूलर का, राइट। तो ये एक एंड हुआ। अब मैसूर देखते हैं वॉर के बाद क्या हुआ। विद द फॉल ऑफ टीपू सुल्तान द किंगडम ऑफ मैसूर फेल एट द फीट ऑफ वेलेस्ले। वेलेस्ले के हाथ में आ गया मैसूर, जो करना है करो। ही रीस्टोर्ड हिंदू रूलर सेंट्रल एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किंगडम। तो हिंदू रूलर को रूलर बना दिया गया, जो पहले एक टाइम में कभी रूलर हुआ करते थे। ठीक है,
तो पहले एक टाइम में जो रूलर हुआ करते थे, एक हिंदू रूलर, उनको रूलर बना दिया गया। और रूलर भी किसको बनाया गया देखते हैं, है ना। अ 5 year old बॉय कृष्णा राज थ्री, अ डिसेंडेंट ऑफ द dethroned हिंदू राजा, वॉज एनथ्रोन्ड एट मैसूर। तो 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया गया। और एक वो डिसेंडेंट थे जो पुराने राजा को हटाया गया था, है ना, हैदर अली और उनकी जो पहले के जो लोग थे उन्होंने हटाया था। एंड फाइनली मैसूर फिर से कैपिटल बन गई, विच बिकेम द कैपिटल ऑलमोस्ट आफ्टर 200 years। तो श्रीरंगनापट्टिनम कैपिटल थी टीपू की, अब मैसूर वापस कैपिटल बन गई। पूर्णैया द प्रीवियस मिनिस्टर बिकेम दीवान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है दोस्तों। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द किंगडम्स वर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड निजाम। निजाम के भी मजे, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। होल ऑफ कनार, वायनाड, कोयम्बटूर, धर्मापुरी, Srirangapatnam were retained by British, whereas the Nizam was given the areas around Booty and a part of Chittur and Chitaldurg district। तो ये जो कुछ कुछ एरियाज हैं अंग्रेजों के पास जो गए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरियाज, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मिल गई अंग्रेजों को, और बहुत फायदा रहेगा। अब ब्रिटिश रेसिडेंट रखा गया कहाँ पे, मैसूर में। जैसे सब्सिडरी अलायंस में फॉलो की जाती है चीजें, अब वो सारी फॉलो की गई। टीपू फैमिली को भेज दिया गया वेलोर के फोर्ट में, ठीक है। तो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुई, और इसके साथ साथ टीपू का भी हिस्ट्री से नाम हटा। हाँ, नाम तो वैसे हिस्ट्री में कभी नहीं हटेगा, लेकिन कह सकते हो कि टीपू का खतरा ब्रिटिशर्स के लिए हटा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मराठास भी कैसे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठा वॉर जो है वो ये है। तीन तीन वॉर्स होंगी। एंग्लो मराठा वॉर सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।